नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 स्वर्णिम भारत। जो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसका पहले अपन ने वीडियो के माध्यम से भी देखा था। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि स्वर्णिम भारत, प्राचीन कालीन जो अपना भारत था वो स्वर्णिम इतिहास रहा है उसका, जिसमें प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो भारत है, उस भारत में सुख शांति, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, संपदा हर प्रकार से परिपूर्ण होने के कारण इसको स्वर्णिम भारत की संज्ञा दी गई है। जिसमें आज हम देखेंगे कि 1206 ईस्वी तक किस प्रकार से हमारा देश स्वर्णिम भारत कहा जाता था। तो भारत का इतिहास है, वो संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। गौरवशाली क्योंकि उस समय हमारे देश में इतनी सुख शांति से व्यक्ति रहते थे, धन धान्य से संपन्न थे, अपार धन संपदा थी। तो भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था भारत को। साथ ही सोने की चिड़िया, हमारे यहाँ धन संपदा अत्यधिक होने के कारण इसको सोने की चिड़िया के नाम से भी अपन जानते थे। संपूर्ण विश्व को, हमारे भारत के लोगों की शुरू से ही, प्रारंभ से ही ये संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं और उसकी इन जो भावना होती है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करते हैं। सभी का स्वास्थ्य, सभी निरोग रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा हमारा आदर्श रहा है। उत्खनन और पुरातात्विक यानी खुदाइयों में और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी, यानी इन खुदाइयों से अपने को ये पता लगता है कि हमारी संस्कृति कहाँ तक फैली हुई थी, विश्व में कितना विशाल स्तर पर इसका फैलाव था। इन चीज़ों का स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पारे, समुद्र के दूसरी तरफ भी भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। उसमें द्वीपांतर, अपने क्षेत्र से समुद्र के पार वाले जो क्षेत्र थे उनको द्वीपांतर कहते थे। शक्तिशाली जलयानों से यात्रा करते थे करके भारतीय जो है ब्रह्मदेश में, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक इनके व्यापारिक कार्य चलते थे और वहाँ अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित भारतीयों ने किया है, अपना वर्चस्व स्थापित किया है। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह और नाविक शक्ति जो थी वो दोनों ही विकसित अवस्था में थी। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह देख लो या फिर नाविक शक्ति, दोनों ही चीज़ क्या थी, विकसित अवस्था में थी। किंतु जब अपन बात करते हैं कि सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। इन 6000 वर्ष जलयान चलते थे सिंधु नदी में। भारतीय जल और थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में, जल और थल दोनों ही मार्गों से विश्व के अनेक देशों में आया जाया करते थे। वहाँ के निवासियों को अपने धर्म और संस्कृति से लोगों ने परिचित करवाया है। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में क्या किया, प्रचार प्रसार किया और लोगों को इनके गुणों के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम इनके माध्यम से लोगों में शांति का स्थापना कर सकते हैं, लोगों में आपसी प्रेम व्यवहार को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे शुरू से ही युद्ध शास्त्र रहा हो, चाहे नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का संपूर्ण विश्व में इन्होंने प्रचार प्रसार किया और भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता। जब भी अपन, आज भी हमारी उत्खनन के माध्यम से जब हम खुदाई करते तो वहाँ से नीचे से प्राचीन नगर निकलते, तो इससे हम अनुमान लगा सकते थे उस समय भी एक व्यवस्थित रूप में नगरों का विकास होता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता और संस्कृति, जो उस समय के काल को भी हम स्वर्णिम काल का नाम देते हैं। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में, वेदों से संपूर्ण विश्व ज्ञान का लाभ लेता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट सभ्यता रही है। रामायण और महाभारत के विभिन्न आदर्श और नीति ग्रंथों के रूप में हमारे रामायण और महाभारत जो है वो भारत के विभिन्न आदर्श और नीति ग्रंथों के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक और संवैधानिक, हमारी जो महाजनपद काल की व्यवस्थाएं चलती थी वो गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों, यानी गणतंत्रात्मक और महाजनपद काल में संवैधानिक, संविधान के आधार पर भी व्यवस्थाओं का संचालन उस समय भी होता था। जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय उत्तर वैदिक काल जब आया तो हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाने लगा। यानी जनपद, अपन आज वर्तमान की स्थिति को अगर देखें तो हमारे जिले को हम जनपद कहेंगे और राज्य को हम महाजनपद की श्रेणी में मानते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो भारत था वो उस समय, प्राचीन भारत के समय में 16 महाजनपदों में, आज हमारा भारत 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित, उसी प्रकार उस समय 16 महाजनपदों में विभाजित था और महाजनपदों में फिर बहुत सारे जनपद हुआ करते थे। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में लौह का
रूप से व्यापक यानी बड़े स्तर पर उपयोग किया जाने लग गया था। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर इसे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति को और मजबूत किया। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर यानी जीर्ण शीर्ण कर दिया। इसने कहा है कि भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन, हमारे भौतिक संसाधनों में भी जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन के कारण हमारी जो संस्कृति है, स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति बढ़ गई और कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि ने विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था जो थी उसको क्या कर दिया, विखंडित कर दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान, जो छोटे छोटे जन यानी जो जन बोलते हैं अपन, जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे, तो छोटे छोटे जनों से जनपद बन गए और जनपद धीरे धीरे क्या वो किसमें कन्वर्ट हो गए, महाजनपदों में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी आते आते ये जो जनपद थे किसमें कन्वर्ट हो गए, महाजनपदों में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। सार्वभौम सत्ता यानी किसी एक व्यक्ति की सत्ता पूरे क्षेत्र पर ना होकर के, तो इस प्रकार की सत्ता का अभाव था। लेकिन संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था उस समय। ये राज्य उत्तर वैदिककालीन राज्यों की अपेक्षा और ज़्यादा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। महाजनपद काल, अब महाजनपद काल का प्रारंभ होता है 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल चलता है। इस दौरान हमारे भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद बताए जाते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत फैले हुए और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें महाजनपदों, जिन्हें क्या कहा गया, महाजनपद नाम दिया गया। और इस प्रकार के महाजनपद अंगुत्तर निकाय में बताया कि भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिसमें नाम दिया हुआ है। इनको याद करना है अपने को। काशी की महाजनपद था, उसकी राजधानी वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंग, चंपा, मगध, राजगृह, ग्रीवज्र, वज्जी, विदेला, मिथिहा, मल्ल, कुशावती या कुशीनारा, चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी। कौशल को 2 पार्टों में इन्होंने बांट रखा था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग जो था उसको बुद्धकाल में 2 भाग, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल को 2 पार्ट यानी उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटा गया। तो उत्तर की राजधानी जो थी वो साकेत थी और दक्षिण की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कापल्ले। मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, मैथुरा या सूरसेनाई के नाम से जाना जाता था। अस्मक, ये अस्सक यानी इसमें अस्मक कर लेना है इसको, अस्सक, पोतन और पाटेली। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार की कैपिटल राजधानी जो थी तक्षशिला और कंबोज की राजपुरी हाटक के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारे 16 महाजनपद है। उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्यों का उल्लेख भी मिलता है अपने को, एक तो राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। एक राजतंत्रात्मक में तो राजा और उसके बाद में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा ही शासन किया जाता, और गणतंत्रात्मक में स्वतंत्र रूप से जनता द्वारा अपने शासक का चुनाव किया जाता था। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजतंत्र थे, जहाँ पर राजाओं का अधिकार था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुषमारगिरी के भाग, अलकप के बुली और केशपूत के कालाम, ग्राम के कोलिये और कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये इस समय अपन जो बात कर रहे हैं कि ये प्रमुख थे उस समय के। कपिलवस्तु, ये जो महत्वपूर्ण जातियाँ और उनके क्षेत्र जो थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए। राजस्थान में भी कुछ जनपदों के बारे में बताया गया है, कुछ जनपद राजस्थान में भी हुए। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव और शिवी अर्जुनायन, ये 3 महत्वपूर्ण जातियाँ थी। पंजाब, यूनानी आक्रमण जब हुआ तो उसमें पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए जानी जाती थी, प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आ गई और यहीं पर निवास करने लगे। पंजाब को छोड़ करके जब इनके ऊपर यूनानी आक्रमण हुआ तो उस दौरान वहाँ से निकलकर राजस्थान में आ गए और यहीं पर रहने लग गए और यहीं के स्थायी निवासी हो गए। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। अब राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे? तो राजस्थान में जांगल, जो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जो जिला है, उस समय महाभारत काल में इसको जांगल देश के नाम से जाना जाता था, जो आज जांगल जनपद के नाम से प्राचीन काल में जानते थे। कई इसका नाम कुरु,
जांगला और मादरी जांगला भी मिलता है। इस जनपद की जो राजधानी थी वो थी अई छत्रपुर, जिसे इस समय वर्तमान में अई छत्रपुर, वर्तमान इसका नाम है नागौर। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर कहते थे, जांगलधर बादशाह। और बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह आज भी लिखा हुआ मिलता है। मत्स्य जनपद जो जयपुर और उसके आसपास, जयपुर अलवर के आसपास का क्षेत्र जो है वो मत्स्य जनपद में आता है, जिसमें वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार ने पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया और मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में विशाल मगध साम्राज्य का के अंतर्गत मिला लिया गया, इसका अंग बन गया। सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई और राजधानी को मथुरा। महाभारत के अनुसार ये यदु यानी यादव वंश का शासन रहा है। इस क्षेत्र में भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी इसी के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से है, सूरसेन जनपद से। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी, जो अब वर्तमान सीवी जो है मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है। राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। इस और प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान, अभी ये शिवपुर अलग है, जबकि ये जो अपन शिवपुर की बात कर रहे हैं ये वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान पर जो है आज वर्तमान में उसको सोरकोट पाकिस्तान का क्षेत्र वो शिवपुर था। ये भी जो मध्य प्रदेश शिवपुर है वो अलग है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लग गए और यहीं पर स्थायी रूप से रहने लग गए। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ में अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए। मंदसौर के पास 5 गुहा लेक बोलते हैं। गुफाओं पर उत्कीर्ण गुफाओं की शिला पर उत्कीर्ण जो लेक होते हैं उनको गुहा लेक बोलते हैं, जिनमें सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण तक होना बताया गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में ही थी। हालांकि यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन अभी वर्तमान में अपन देखते हैं कि एक बार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में एक बार हमारे क्षेत्रों में कोई सरपंच बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, तो बार बार वही बनता रहता है। तो वही चीज़ है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद भी यहाँ की जो राज सत्ता थी वो कुलीन परिवार के हाथ में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि संस्थागार सभा के प्रमुख सदस्यों के शासन की व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। उन्हें अनुविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाखाएँ, अलग अलग रंग की जो सलाखाएँ सिक्कें होती हैं छोटी छोटी, तो उनका प्रयोग करते थे। तो सलाखाओं काम में ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता है। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में आपसी गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी मानी गई। तो ये तो था हमारा जनपद। हम कल इसमें आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सभी को नमस्कार।